है इस फीस बढ़ोतरी के आखिर क्या कुछ मायने हैं और क्यों इस फैसले को लिया गया और इससे किस प्रकार के आने वाले समय में असर होंगे, इस मुद्दे पे बात करने के लिए तो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। उनसे परिचय कराते हैं। आपका मेरे साथ मौजूद हैं बकुल ढोलकिया साहब। आप डायरेक्टर हैं IMI के, इसके अलावा फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं आप IIM अहमदाबाद के। सर बहुत स्वागत है, क्योंकि आप इस संस्थान को हेड कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपका अनुभव हमें बहुत कुछ चीज़ें बताएगा। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह जी बहुत स्वागत है। बकुल जी, इस फैसले के पीछे आखिर बड़ी वजह आपको क्या नजर आती? क्या एक वित्तीय स्वायत्तता होना और अपने आप में वित्तीय तरीके से सक्षम होने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप एक्सीलेंस सेंटर्स को उसकी उस कैटेगरी में बनाए रख पाएंगे? ये बिल्कुल आपने सही कहा। ऑटोनॉमी के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज़रूरी है जी। और दूसरा कि जब सब जगह महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ एजुकेशन का कॉस्ट भी बढ़ रहा है। दूसरा कि अगर आपको अच्छे क्वालिटी के फैकल्टी मेंबर्स चाहिए तो उनके वेतन में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तभी जाके वो लोग इंडस्ट्री में काम करने की जगह IIT जैसे संस्थानों में आके पढ़ाएंगे। तो अगर आपको बच्चों को अच्छी सुविधा देनी है, क्वालिटी फैकल्टी को अच्छी तनख्वाह देनी है, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफ़ी बढ़ेगा जी। अब इसकी वजह से फीस हमें बढ़ानी पड़ेगी। पर प्रॉब्लम क्या है कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आधे से ज़्यादा विद्यार्थी जी हायर इनकम ग्रुप के होते हैं। अगर फी कंट्रोल करके घटाई जाए तो गवर्नमेंट की सब्सिडी बहुत बढ़ेगी और वो सब्सिडी रिच स्टूडेंट्स को भी मिलेगी। सर, आप IIM अहमदाबाद जैसे संस्थान को हेड कर चुके हैं, आपको लगता है कि मैनेजमेंट के मोर्चे पे कुछ और गुंजाइश हो सकती है कहीं पे इस प्रकार के फैसलों को लेके, या यही बेहतर विकल्प है या इसके आगे भी रास्ता निकलता है? देखिए, IIT की कमेटी ने 3 लाख रुपए की फी की प्रपोजल रखी थी। सो गवर्नमेंट ने और खास करके स्मृति ईरानी जी ने उसको 3 लाख को घटा के 2 लाख करा है। और उसके साथ साथ ये जो SC ST और 1 लाख से कम आयु वाले लोगों के लिए जो रियायत की है वो ये सब, और 5 लाख से कम वालों को 2/3, ये तीनों कैटेगरी मिलकर करीब आधे छात्र 50% स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 50% स्टूडेंट्स को बेनिफिट की बात आ रही है। प्रदीप जी, आपको लगता है कम से कम जब इस प्रकार के फैसले सरकार को या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो स्टैंडिंग कमेटी उसको लेना ही था, तो कम से कम एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, ऐसा टैलेंट जो किन्हीं वजह से आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो कहीं अछूता ना रह जाए इस प्रकार के संस्थानों में दाखिला पाने को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार का जो निर्णय है बहुत तर्कसंगत लगता है। वजह यह है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जो दे सकते हैं, जिनकी देने की क्षमता है, पे करने की क्षमता है, उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है। जिनके पास वो क्षमता नहीं है उनके लिए सुविधा दी जा रही है। ये 50% नहीं, उससे ज़्यादा छात्रों को फायदा होगा, क्योंकि 27% पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है और 22.5% अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, उसके बाद BPL परिवारों के लिए, उसके बाद फिर 5 लाख से कम आय वालों को छूट दी गई है। तो छूट का दायरा काफी बड़ा है, लेकिन एक संदेश देने की सरकार ने कोशिश की है इस परिवर्तन के जरिए कि हर चीज का दाम बढ़ रहा है। जो अभी ढोलकिया साहब ने कहा, देखिए, किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसी पढ़ाई होगी, पढ़ाई का स्तर कैसा होगा, ये डिसाइड होता है इस बात से कि उसकी फैकल्टी कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तो जब तक आप फैकल्टी में जो आना चाहते हैं उनको अच्छे पैसे नहीं देंगे, वो क्यों आना चाहेंगे? तो आपको अच्छी फैकल्टी चाहिए, अपने इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है या उसको बढ़ाना है, तो इस प्रकार के कदम आपको करने ही पड़ेंगे। बकुल जी, आपको लगता है कि काकोदकर समिट की बात की जाए, उसके बाद के समिट की बात की जाए, तो लगभग 3.5-4 लाख रुपए के आसपास पर स्टूडेंट पर एनम खर्चा कहीं ना कहीं एक एज एन एवरेज नजर आता है कि अगर आप IITs के लिहाज से बात करें तो। उसके बावजूद भी अभी तक फीस को अगर बढ़ाने के बाद भी देखा जाए तो ये 2 लाख के आसपास बनी। आपको लगता है क्या इस प्रकार के मैकेनिज्म में यही एक ऑप्शन है, क्योंकि अभी भी इस सब चीज़ों के बाद भी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा अपनी तरफ से पैसा खर्च करना पड़ रहा है? वो सही बात है, पर गवर्नमेंट जो सब जगह पे सब्सिडी को कंट्रोल कर रही है, तो यहाँ पे भी सब्सिडी, दूसरा कि जो कदम सरकार ने उठाए हैं इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म, तो उसमें जो वर्ग, जैसे गैस सब्सिडी, अब जो लोग कीमत दे सकते हैं उनकी सब्सिडी ले ली गई है। तो इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जो अमीर वर्ग है उसको सब्सिडी देने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि हमारे काफी सारे बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं,
हमें लगता है कि 90,000 से बढ़ा के फी 2 लाख रुपए कर दी, पर अगर आप देखें कि पहले 50% स्टूडेंट्स को कोई लाभ नहीं मिलता था, तो वो अगर आप देखें तो रेवेन्यू जो है आईआईटीज का वो 10 से 15% ही बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज फी आप निकालोगे तो वो 90,000 से 1,10,000 होगी, क्योंकि जो सब्सिडी है वो तो उसी में से आएगी जी। सो रिच स्टूडेंट्स पुअर स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज करेंगे। अब अगर विदेश के जैसे एमआईटी की बात करें, हमारे आईआईटीज एमआईटी के कक्षा के हैं, एमआईटी में $46,000 पर ईयर की फी है, जो इंडियन करेंसी में आज के एक्सचेंज रेट पे 30 लाख रुपए बनती है जी। तो एमआईटी की 30 लाख रुपए की फी के सामने हम 2 लाख रुपए ले रहे हैं, और एजुकेशन की क्वालिटी मोर और लेस सेम है। तो इस बात को भी हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे स्टैंडर्ड्स ग्लोबल होने चाहिए जी। तो ये, और दूसरी एक बात मैं जो कहना चाहूंगा वो ये है कि ये जो एक्स्ट्रा फी है उसमें से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा वो हमारी आईआईटीज में रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत है, और ये रिसर्च फंडिंग भी फीस में से ही आती है जी। और गवर्नमेंट के ग्रांट में से आती है जी। तो कहीं ना कहीं ये भी बात है कि इंस्टीट्यूशंस को भी एक तरह रिसर्च में फायदा देने जा रहा है। एक चीज और जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे, किस और प्रकार के उपाय इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से किए जा सकते हैं अपने रेवेन्यू जनरेशन को लेकर? कई प्रकार की व्यवस्था या कई प्रकार की चीजें बीती स्टडीज में या रिकमेंडेशंस में निकल के भी आई हैं। हाँ, तो इंस्टीट्यूट को रिसर्च की इनकम भी बढ़ानी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करने चाहिए, और जो नजरिए रेवेन्यू बढ़ाने के वो भी उनको करना चाहिए। पर ये सब जो है वो लॉन्ग टर्म के है। आप अच्छा फैकल्टी क्वालिटी पूल हो, उसके पास अच्छे रिसोर्सेस हो, सुविधाएं हो, वो अच्छे रिसर्च करे, उसमें से पेटेंट्स बने, आपकी आमदनी बढ़े, पर ये सब इमीडिएटली नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। और हमें हमारे आईआईटीज विश्व स्तर के है, हमें अब उनको दुनिया की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज में ले जाना है, तो इसके लिए ये सारे उपाय, ये रास्ता उस तरह से ले जाना ही पड़ेगा। प्रदीप जी, आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि आईआईएम्स की बात की जाए, आईआईटीज की बात की जाए, ऐसे संस्थान हैं जहां से निकलने के बाद छात्रों को बहुत बेहतर प्लेसमेंट मिलते हैं। कम से कम ऐसे आई वर्क से आए हुए छात्र जिनको अब लोन तो मिल ही जाएगा, लेकिन कम से कम उसके बाद उस प्लेसमेंट के माध्यम से वो रीपे करने की भी कैपेसिटी बनती है। तो कम से कम एक मैकेनिज्म या व्यवस्था तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि आप आने वाले समय में उस व्यवस्था से निकल सकते हैं। निश्चित रूप से आप देखिए ना, एक ये जो सरकार का कदम है, ये रेवेन्यू जनरेशन से ज़्यादा एक मैसेजिंग है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी पिछले 2 साल से है कि सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं तक पहुँचे। जो अमीर हैं उनको सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए, ये एक तर्क है। ये इसके पीछे भी यही सोच है। तो रेवेन्यू, जैसा ढोलकिया साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसा इससे नहीं आने वाला है, लेकिन कम से कम एक आप मैसेज दे रहे हैं कि हम अच्छी फैकल्टी लाने को तैयार हैं। हम जो गरीब हैं, समाज में पिछड़े लोग हैं, उनको कोई दुश्वारी ना हो, मुश्किल ना हो, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं, और अमीर को सब्सिडी नहीं देना चाहते। ये बातें कह के आप एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहे, बेहतर हो, रिसर्च हो, और ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़े। और आजकल जो वातावरण बना हुआ है पिछले 8, 10, 15 सालों से, आप देखिए एजुकेशन, अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उतना मुश्किल नहीं रह गया जो 15 साल 20 साल पहले था। आज आपको लोन की तरह तरह की सुविधाएं हैं, जो आप नौकरी शुरू करें उसके बाद रीपे करना शुरू कर सकते हैं। तो आप माँ बाप पर भी उस तरह से बोझ नहीं बनते। तो इस तरह की सुविधाएं हैं। तो ऐसे में सरकार एक मैसेज दे रही है कि भाई हर चीज का दाम बढ़ रहा है, कितनी सब्सिडी सरकार देगी और कब तक देगी। जी, एक चीज और, एक उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिहाज से, हालांकि मैं IIT-IIM के लिहाज से अतिरिक्त बात आपसे पूछ रहा हूँ प्रदीप जी, कई बार कुछ संस्थाओं में इस तरह से देखा जाता है चूंकि फीस कम होने के चलते छात्र बड़े लंबे समय तक वह यूं ही पढ़ते रहते हैं, उसकी कई तमाम वजह भी होती हैं। आपको लगता है कम से कम इस प्रकार की सोच रखने वाले छात्रों पे भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा? नहीं, ये ज़्यादा स्थिति कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा है। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में तो ये सोचकर कोई नहीं जाता। जो जाता है वो एक्सेलेंस के लिए जाता है, बेहतर करने के लिए, और जल्दी से जल्दी
निकल कर कुछ काम करने की इच्छा लेकर जी जाता बिल्कुल है। जी, आपको लगता है कि अगर हम बर्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिहाज से देखें तो हमारे इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे हैं और हम किस तरीके की और चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं कि जो एक्सीलेंस की जो बात है वो कम से कम बदस्तूर कायम बनी रहे? नहीं, देखिए, आईआईटीज और आईआईएम्स और पर्टिकुलरली जो एस्टेब्लिश्ड आईआईटीज है, एस्टेब्लिश्ड आईआईएम्स है, वो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ कंधे से कंधा मिला के कम्पीट कर सकते हैं। वो प्रूव हो चुका है। इनकी प्रोडक्ट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्लोबल फील्ड में काफ़ी अचीव कर चुके हैं। पर हमें हमारी इन संस्थाओं को और बेहतर बनाने में काफ़ी स्कोप है। आईआईटीज पर्टिकुलरली इनके पास ज़मीन काफ़ी है, हर एक आईआईटी के पास काफ़ी ज़मीन है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। उनके जो वर्कशॉप्स, लेबोरेटरीज है, उसको बेहतर सुविधा की ज़रूरत है और फैकल्टी मेंबर्स को रिसर्च करने के लिए फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों से सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस रिसर्च के लिए उसमें बनाने की। दूसरा, इन सभी आईआईटीज़ में मास्टर्स प्रोग्राम ऑन पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो वो अंडरग्रेड, मास्टर्स, पीएचडी सभी सारे प्रोग्राम्स की बात होती है। तो हमें हर एक स्तर पे संस्था को ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि इस तरह के ठोस कदम रिफॉर्म के मामले में लिए जाए तो आने वाले 5 से 10 साल में हमारे आईआईटीज में से काफ़ी आईआईटीज जो है वो दुनिया की, वर्ल्ड की टॉप 20 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में स्थान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जी, एक जो रिसर्च का एक जो एरिया है उसको लेके लंबे समय से कहा जाए, लगभग एक आध डिकेड के लिहाज से बात की जाए तो हिंदुस्तान की जो रिसर्च का पूरा इलाका है वो कहीं काफ़ी पिछड़ता हुआ सा नजर आया। इसको लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। आपको लगता है इस प्रकार से टारगेटेड तरीके से उस कोशिश को आगे बढ़ाने की जब कोशिश की जाएगी तो कम से कम हम बहुत बेहतर शोध या रिसर्च की भी उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, मतलब ये देखिए, जहाँ तक इस कदम का सवाल है तो इस कदम से जो फी रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो सरकार ग्रांट कम नहीं करेगी, पर जो ग्रांट है उसका यूटिलाइजेशन पैटर्न बदलेगा। तो वही इंस्टीट्यूट ज्यादा रिसोर्सेज रिसर्च में और फैकल्टी डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। दूसरा कि फैकल्टी क्वालिटी अपग्रेडेशन के लिए भी फैकल्टी पे एक्सपेंसेस करने की जरूरत है जी। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स भी ये लोग कर सकते हैं। तो इसमें काफी मतलब सुधार फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की वजह से आ सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के इस पूरे फैसले से कहीं ना कहीं एक बड़ा बैलेंस बनाते हुए भी नजर आ रही है सरकार, और कहा जाए आईआईटी की जो स्टैंडिंग काउंसिल है इस फैसले के आधार पे कि न सिर्फ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बल्कि ऐसा टैलेंट जो किन्हीं वजहों से बाहर न रह जाए उसको भी एक मौका मिल सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना वक्त साझा करने के लिए।